मेरा नाम रचना है। मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सपना था। आज मैं उसके होने पर बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे इकलौते और बड़े भाई की शादी जो हो गई थी, वो भी मेरी पसंद की लड़की के साथ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे एक ही भैया थे। हम 3 बहनें थीं। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और मैं सबसे छोटी थी, जो कि अभी पढ़ाई कर रही थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरा एक सपना ये भी था कि मेरे भैया की शादी हो जाए, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया था। मैंने अपने भैया की शादी में खूब एंजॉय किया था। मैं इस टाइम अपनी भाभी के पास ही बैठी हुई थी, जो कि दुल्हन के रूप में काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जब से भैया की शादी हुई थी, तब से ही मेरी मम्मी का मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मेरी वो मम्मी जो भाभी को लेकर इतनी खुश थी, और अपनी पसंद से ही अपने बेटे के लिए भाभी को खुद उन्होंने सिलेक्ट किया था, उनका आखिर किस कारण मूड अचानक से इतना खराब हो गया था। हालांकि मेरी बहनों का भी यही हाल था। वो शादी के हॉल से ही अपने घरों को चली गई थी, जबकि मैं ही घर पर थी, जो आप भाभी के पास बैठी हुई थी। मेरी भाभी बहुत मासूम थी। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी। मुझे उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया था। मैंने भैया से कहा कि भैया, आप अपने कमरे में जाओ, मैं भाभी को लेकर आती हूँ। भैया के मुंह से ये बात सुनकर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि भैया ने मेरी इस बात पर तुरंत ही इनकार कर दिया और सीरियस होकर मुझसे कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में चली जाओ, तुम काफी थक गई होगी। भैया की बात सुनकर के मैं तो हैरान हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, तभी भैया ने मुझे जबरदस्ती मेरे रूम में भेज दिया था। उधर दूसरी तरफ भाभी का चेहरा मुरझा सा गया था। शायद उन्हें भैया का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था कि भैया ने नई नवेली भाभी के सामने मेरे साथ इस तरह का रिएक्ट किया था। मेरे ख्याल में तो शायद नई नवेली दुल्हन को सब लोग मिलकर उनके कमरे में ले जाते हैं, पर हमारे घर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपने रूम में चली गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। उसके बाद की मुझे कोई खबर नहीं, क्योंकि मैं भी कपड़े चेंज करने के बाद सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे शादी की बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। अगले दिन हम सब लोग नाश्ता कर चुके थे। भैया भाभी अभी तक अपने कमरे में ही थे। भैया अभी काफी देर से सोकर उठे थे। भैया जब बाहर आए तो उनका मूड ऑफ लग रहा था। भैया के जाते ही मैं जल्दी से भाभी के कमरे में उनसे मिलने के लिए चली गई। लेकिन भाभी को देखकर मैं हैरान रह गई थी। उनके चेहरे पर तो काफी सारे निशान पड़े हुए थे। भाभी की इतनी बुरी हालत देख करके मेरा तो शरीर कांप गया था। मैं परेशान हो गई कि इस तरह की हालत आखिर भाभी की किसने की है। मैं भाभी से ये बात पूछने ही वाली थी कि तभी इतनी देर में मम्मी कमरे में आ गईं और उन्होंने भाभी से कहा कि जल्दी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाओ और नाश्ता कर लो। मम्मी की वजह से मैं भाभी से कुछ पूछ नहीं सकती थी, लेकिन अब हर रोज मैं भाभी की हालत को इसी तरह से नोटिस कर रही थी। भाभी दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही थी। वो जब भी अपने कमरे में जाती तो अगले दिन ऐसे ही बाहर निकलती थी। उनके चेहरे पर कोई न कोई निशान जरूर होता था। मैं उनसे पूछती तो वो खामोश हो जाती थी, और जब मैं उनसे जबरदस्ती पूछने की कोशिश करती तो वो मुझे झटक दिया करती थी, जबकि भैया भी उनसे काफी गुस्से से बात करते थे। दूसरी तरफ मेरी मम्मी का मूड भाभी की तरफ से बहुत ज्यादा खराब था। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोगों का मूड भाभी की तरफ से आखिर इतना खराब क्यों है। मम्मी भाभी को मुंह ही नहीं लगाती थी, और फिर एक दिन तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने भैया की जगह पर अपने पापा को भाभी के रूम से निकलते हुए देखा था। मैं ये देखकर बहुत हैरान रह गई थी। उसकी थोड़ी देर के बाद ही भाभी भी अपने रूम से निकली थी, तो वो काफी ज्यादा रो रही थी। ना जाने भाभी के साथ ऐसा क्या हुआ था। मैं उस टाइम ज्यादा बड़ी नहीं थी, और फिर हम लोग गांव में रहते थे, और हमारे गांव जैसी ही सोच थी। हमारे गांव में कम उम्र की लड़कियों को घर के मैटर में बोलने का हक नहीं होता। लेकिन मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि सब कुछ देखकर भी ऐसे ही इग्नोर कर देती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे तो अब बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, और इसी बेचैनी की वजह से मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई थी कि ना जाने मेरे घर के अंदर ये सब कुछ क्या चल रहा है।
घर में होते हुए भी मुझे सच्चाई के बारे में पता नहीं था। और फिर एक दिन अचानक ही भाभी ने जो खाना बनाया उसमें मिर्च काफी तेज हो गई थी, जिसकी वजह से मम्मी ने भाभी पर बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं काफी हैरान हो रही थी कि इतनी सी बात पर वो भाभी पर इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रही थी। ये बात वो उन्हें आराम से भी तो समझा सकती थी, लेकिन भाभी बहुत ही सीधी थी। वो खामोशी से मम्मी की बातें सुन रही थी और फिर रोने लगी। लेकिन उन्होंने मम्मी को पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया था। बस वो इतना ही कहने लगी, मम्मी जी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन मेरी मम्मी तो उनकी ये बात सुनकर भी उनको ही गलत साबित कर रही थी। मेरी मम्मी ने कहा कि खबरदार, अगर जो आगे से तुमने मेरी बात का पलटकर जवाब दिया, तुम नहीं जानती क्या तुम इस घर में बहू की हैसियत से आई हो, तो बहू बनकर ही रहो, हमारे सर पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी मम्मी का ये रूप पहली बार देखा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरी मम्मी सास भी तो पहली बार ही बनी थी, तभी तो वो अपनी बहू को इतना दबा रही थी। मम्मी ने कभी भी हम बेटियों को डांट नहीं लगाई थी, हमेशा वो हमारे साथ हंसी खुशी ही रहती थी। लेकिन वो भाभी को अपनी बेटी क्यों नहीं समझ रही थी, उनको क्यों इस तरह से डांट रही थी। वो बेचारी तो अभी सिर्फ 7 दिन की ही दुल्हन थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और किस बात पर आ रहा है। अचानक मम्मी ने भाभी से एक ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मम्मी ने भाभी से कहा कि तुम हमारे घर पर दहेज के नाम पर सिर्फ 2-3 बर्तन ही लेकर आ गई हो। मम्मी की ये बात सुनकर मैं समझ गई थी कि मम्मी किस वजह से उन पर गुस्सा करती रहती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी मम्मी सास बनकर इतनी ज्यादा लालची हो जाएंगी, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया था। उस दिन तो मेरी बहनें भी आई हुई थीं। मम्मी ने भाभी से कहा कि चलो मेरी बेटियों के लिए 4-5 टाइप का खाना बनाकर जल्दी से तैयार कर दो। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे बेचारी भाभी पर तरस आ रहा था और मेरी मम्मी और मेरी दीदी सब लोग आपस में कमरे में बैठकर बातें कर रही थी और भाभी बेचारी किचन में अकेले ही किचन का काम संभाल रही थी। मैं उनकी ऐसी हालत पर तरस खाते हुए किचन में उनकी मदद करने के लिए चली गई। भाभी भी मुझसे बहुत खुश हुई थी कि मैं उनकी मदद करने के लिए आ गई हूँ। आखिर इतना ढेर सारा खाना वो बेचारी अकेले कब तक पकाती। इतनी गर्मी में तो उनकी हालत ही खराब हो जाती। मैं किचन में काम कर ही रही थी कि मेरी मम्मी ने तभी मुझे देख लिया और कहा कि खबरदार, तुमने अपनी भाभी की तरफदारी करने की कोशिश की, तुम्हें इसकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर पढ़ाई करो और आगे से इसकी मदद करने के बारे में सोचना भी मत। मैंने इसे इतना सारा खाना बनाने के लिए इसीलिए दिया है ताकि ये अपनी गृहस्थी को संभाल सके। शादी करना कोई आसान काम नहीं होता है। शादी करने के बाद सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर डालनी होती हैं। दूसरों के साथ मदद लेकर काम करने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं अपनी मम्मी की डांट सुनकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मुझे भाभी पर बहुत तरस आ रहा था। अब बेचारी अकेले ही किचन में खाना बना रही होंगी। भैया मम्मी पापा का बहुत कहना मानते थे, क्योंकि वो मेरी दोनों बहनों से छोटे थे। इसी वजह से वो अपनी बहनों का और मम्मी पापा का बहुत कहना मानते थे। मेरे भैया ने जैसे ही भाभी को देखा कि वो इतनी गर्मी में किचन को अकेले ही संभाल रही हैं और कहीं से भी वो नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही हैं, तो ये सब देखकर भैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं हैरान हो गई थी कि भैया को क्या हो गया है, उन्हें अपनी पत्नी पर तरस नहीं आता। भैया के अंदर तो मुझे भाभी के लिए कोई भी फीलिंग्स नजर ही नहीं आती थी। फिर अचानक मेरे पापा भी अपने कमरे से बाहर निकले थे। भाभी ने जैसे ही पापा को देखा तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी ने कोई भूत देख लिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर अचानक मैंने पापा को भैया के रूप में जाते हुए देखा। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि हर दिन पापा भैया के कमरे में क्यों जाते हैं। हालांकि अब तो उन्हें भैया के कमरे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाभी कमरे में मौजूद होती हैं। फिर अगले दिन जैसे ही मैंने फिर से भाभी को देखा तो भाभी बहुत बुरी हालत में रोती हुई अपने कमरे से बाहर निकली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा भी भाभी को बहुत गलत गलत बातें सुनाते हैं, तभी तो भाभी का ऐसा हाल होता है। एक दिन मैं अपनी किताब बाहर हॉल में ही छोड़ आई थी।
मैं अपनी किताब लेने के लिए लगभग रात के 1 बजे के टाइम पर अपने कमरे से बाहर निकली थी। मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली तो मेरी नज़र भैया के रूम पर गई, लेकिन वहां से तो अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। इन आवाज़ों को सुनकर तो मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किस तरह की है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि ज़रूर कमरे के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है और कोई गलत काम किया जा रहा है। वो मेरी भाभी के चीखने की आवाज़ें थीं, लेकिन मैं जब भी भैया की बजाय पापा को भाभी के रूम से निकलते हुए देखती तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे और मुझे काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पापा भाभी के साथ कुछ गलत करते हैं, पर मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। मैं अपने दिल की आवाज़ को दबाने लगी थी, लेकिन अब तो ये हर रोज का रूटीन बन गया था। जैसे ही रात होती थी, मेरे पापा भैया को कुछ इशारा करते थे और इशारे इशारे में वो उनसे पता नहीं क्या कह रहे होते थे। उसके कुछ देर के बाद ही भैया भाभी को आंखें दिखाते और फिर भाभी चुपचाप डरती हुई अपने कमरे में चली जाती थीं। और फिर जब सब लोग सोने चले जाते थे तो फिर पापा भी दबे पांव भैया के कमरे में चले जाते थे। ये सब देख करके तो मैं हैरान रह गई थी कि पापा भैया की जगह उनके कमरे में क्यों जा रहे हैं और भैया अपने कमरे में जाने की जगह अचानक कहाँ चले जाते थे। मुझे भाभी पर बहुत तरस आ रहा था कि दहेज न मिलने की उनको किस बात की इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी। एक दिन मैंने भाभी को देखा जो सर्दी में भी बाहर आंगन में बैठी हुई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जाकर उनके दुख दर्द में शामिल हो जाऊंगी। मैंने फैसला किया था कि मैं जाकर उनका दुख दर्द बांट लूंगी, लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि वो किसी से फोन पर बातें कर रही थीं, तो मैं वहीं पर रुक गई। मैं जानती थी कि वो मोबाइल भैया का था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो फोन पर किससे बातें कर रही थीं। वो जिससे भी फोन पर बात कर रही थी, उसकी हल्की सी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, जिससे मैं ये जान गई थी कि वो एक मर्द है। मेरी भाभी अपनी दर्द भरी कहानी उसे सुना रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। मेरी सास तो बहुत ही जालिम औरत है और अब मुझ पर वो बहुत अत्याचार करती है, जबकि मेरे ससुर ने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा है, वो तो मेरा फायदा उठाता है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेरी भाभी को आखिर किस जुर्म की सजा देते हैं? मेरी भाभी ने इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया था। मेरी भाभी के पिताजी के बचपन में ही मर गए थे और उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। उनके सौतेले पिता ने ही उनकी ये शादी की थी। उनके सौतेले पिता का कहना था कि मैं अपनी पत्नी की पहली बेटी को अपनी सगी बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी भाभी की माँ को बेसहारा समझकर सहारा तो जरूर दिया था, लेकिन जब उनकी पत्नी की पहली बेटी की शादी की बात आई तो उन्होंने दहेज के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया था। उनके पिता ने अपनी पत्नी से भी साफ मना कर दिया था कि शादी के बाद तुम अपनी बेटी से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। मेरी मम्मी ने तो इसी वजह से शादी की थी कि मेरी भाभी के सौतेले पिता काफी अमीर आदमी थे और उनका बिजनेस बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो सारी ही हकीकत हमें पता चल गई थी और इस तरह भाभी के पास कुछ भी नहीं आया था, जिसकी वजह से मेरे भैया भी काफी परेशान हो गए थे और पापा ने तो सारा घर ही सर पर उठा लिया था कि मैं अपने सारे खानदान को क्या जवाब दूंगा। मेरी बहू जो आई है वो दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेकर आई है। गांव वालों में तो ये रिवाज होता है। गांव वाले गांव वालों की तरह ही सोच रखते हैं, लेकिन मैं ऐसी सोच नहीं रखती थी क्योंकि मैं शहर से पढ़ रही थी, इसीलिए मेरे ख्यालात थोड़े शहर जैसे ही थे। मेरी पूरी फैमिली ने अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही गुजार दी थी, इसीलिए उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि बाहर का माहौल किस टाइप का है। हमारे गांव में काफी सारे रीति रिवाज भी थे, क्योंकि हमारे गांव में बूढ़े लोगों की बातों का बहुत मान रखा जाता था और यहाँ के लोग सब पुराने टाइप के जैसी ही सोच रखते थे। मेरी भाभी जिससे भी बात कर रही थी मुझसे वो यही कह रही थी कि तुम आ जाओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, क्योंकि ये सब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी के मुंह से मैंने आखिरी बात ये सुनी थी कि काश इस इंसान की बेटी के साथ भी ऐसा ही हो, तब इसे पता चलेगा कि किसी की बेटी को दुख देना क्या होता है। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी।
मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बद्दुआ दी हो। ये बात सुनकर मुझे डर लगने लगा था। मैं भागते हुए अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही थी कि अगर कल को जैसा भाभी के साथ हो रहा है, ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हो गया और फिर मेरे ससुर और मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे पापा ये सब कुछ क्यों नहीं सोचते थे कि उनकी भी तो बेटियां हैं? अगर उनकी बेटियों के साथ भी उनके ससुराल वालों ने यही सब किया, तो वो किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? और तो और मेरी मम्मी भी ऐसी ही थी। एक औरत होते हुए वो दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही थी। वो ये नहीं सोचती थी कि उनको भाभी को अपनी बेटी की तरह ही समझना चाहिए। ये सब कुछ समझने की जगह वो हमेशा भाभी को ये ताने दिया करती थी कि देखो, पड़ोस की बहू को वो अपनी सास को माँ समझती है, लेकिन एक हमारी बहू है जो हमें अपना समझती ही नहीं, इसीलिए ऐसे खाली हाथ आ गई है। और इसके घर में आने से भी हमें किसी भी तरह का कोई फायदा भी नहीं है। जबकि मैंने देखा था कि मम्मी मेरी बहनों को यही समझाती थी कि तुम अपने सास ससुर का कहना मत माना करो। हाँ, सिर्फ अपने पति की सेवा किया करो। पति की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। खबरदार, जो अगर तुम लोगों ने अपने सास और ससुर की सेवा की तो। पर यहाँ तो वो अपनी बहू के साथ उल्टा ही करती थी। एक दिन मैंने हिम्मत की और भाभी से सवाल पूछ लिया कि वो जब भी अपने रूम में जाती हैं तो उनके जाने के कुछ देर के बाद ही भैया की बजाय पापा उनके रूम में क्यों जाते हैं? मेरा ये सवाल सुनकर तो भाभी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने भाभी से कोई बहुत ही गलत सवाल पूछ लिया हो। मैं भाभी को ही देख रही थी और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। उनका चेहरा मेरे ऐसे सवालों पर मुरझा गया था, लेकिन वो बहुत ही घबरा गई थी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे ऐसे सवाल मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। फिर वो रोने लगी थी। मैंने जल्दी से भाभी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाभी, आप बेफिक्र रहो, मैं आइंदा से आपसे कभी भी ऐसे सवाल नहीं करूंगी। लेकिन मेरा दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था कि ना जाने उनके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान है। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, ये मैं क्या देख रही हूँ? पापा रात को भाभी के रूम से निकलते हैं और फिर भाभी की हालत ऐसी होती है जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। उनके चेहरे पर अजीब से निशान होते हैं और उनकी आंखें भी रोने की वजह से सूजी हुई होती हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर के मैटर में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश मत किया करो। खबरदार, अगर तुमने घर के मैटर में बोलने की कोशिश की तो आज के बाद तुमने अगर ऐसे सवाल किए तो तुम्हारे पापा तुम्हें जान से मार देंगे। तुम इन सब बातों में दखल अंदाजी मत किया करो। तुम बहुत छोटी हो और अभी कुछ भी नहीं जानती हो। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मम्मी ने तो मेरे छोटे से सवाल पर मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये जान कर ही रहूंगी कि आखिर आधी रात को भैया भाभी के रूम से वो अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों आती हैं और भैया की जगह पापा ही क्यों भाभी के रूम से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब पापा कमरे से निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आते हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही होती है, जबकि भाभी की हालत तो वही होती है। मैंने ये जानने की कोशिश की थी और मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं सच्चाई को जानकर ही रहूंगी। एक दिन मैंने जैसे ही अपनी भाभी को देखा तो वो मुझे सारे घर में कहीं भी मिल ही नहीं रही थी। वो पता नहीं कहाँ गई हुई थी। मुझे मेरे कॉलेज जाने के लिए टाइम हो रहा था। फिर मैं अपने कॉलेज चली गई। मुझे सिर्फ कॉलेज में 1 घंटे का ही काम था। मैं अपना काम निपटा कर कॉलेज से वापस आ ही रही थी कि तभी मैंने रास्ते में किसी को देखा और जब ध्यान दिया कि ये कौन है तो हैरान रह गई, क्योंकि ये तो मेरी भाभी ही थी जो बस स्टॉप पर एक लड़के के साथ खड़ी हुई थी और वो उसके साथ ही बात कर रही थी। भाभी को बस स्टॉप पर खड़े हुए देखकर मैं दंग रह गई। लेकिन वो यहाँ बस स्टॉप पर क्या कर रही थी और फिर उनके साथ ये लड़का कौन था? भाभी उसके पास खड़ी हुई उसके हाथों में अपना हाथ थाम कर खड़ी थी और फूट फूट कर रो रही थी।
ये शर्मनाक नज़ारा देखकर मैं शर्मिंदा हो रही थी और सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भाभी उस लड़के से कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं अब अपनी ससुराल में और नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी ससुराल से किसी भी तरह से निकाल दो। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। इससे पहले कि मैं पास जाती, भाभी की नज़र अचानक ही मुझ पर पड़ गई थी। लेकिन तभी मैं भी जल्दी से अपनी बस में बैठकर घर पर वापस आ गई थी। मेरे घर आने के लगभग आधा घंटे के बाद भाभी भी घर पर आ गई थी। भाभी शायद मम्मी से अपने मायके जाने का बहाना लेकर निकली थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे परेशान देखकर मम्मी ने कहा कि आज तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्या? मैंने अपनी मम्मी को कोई भी जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चली आई थी। मैं भाभी से बात करने का मौका ढूंढ रही थी। मैं अभी भाभी के बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा और भाभी मेरे कमरे के अंदर आ गईं। मैंने उनसे वो सारे सवाल किए जो मैं उनसे पूछना चाहती थी। मैंने उनसे कहा, भाभी वो लड़का कौन था जिसके गले लगकर आप फूट फूट कर रो रही थीं और आप बस स्टॉप पर क्या कर रही थीं? भाभी कहने लगी, तुम गलत समझ रही हो। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा छोटा भाई था, जिसको मेरे सौतेले पिता ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं लड़की थी, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन मुझे अपने घर में रखा और उसके बाद मेरी शादी कर दी। लेकिन मेरे छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पत्नी के बच्चों का ठेका नहीं लिया है जो सबको अपने घर में ही जगह दे दूं। मुझे सिर्फ अपनी पत्नी से मतलब है। मेरा भाई अब शहर में रहकर काम करता है। वो एक मामूली सी नौकरी करता है, इसीलिए वो मुझे कुछ नहीं दे पाया, लेकिन वो मुझसे बात करता रहता है। पर कभी कभी बस स्टॉप पर मुझसे मिलने के लिए भी आ जाता है वो। मैं अक्सर अपने भाई से बस स्टॉप पर मिलने के लिए जाती हूँ। वो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता था। मेरे सौतेले पिता ने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। मेरे भाई के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था। पर अब मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उसकी शहर में एक अच्छी जगह पर नौकरी लग गई है और उसने अपना किराए पर मकान भी ले लिया है। ये शादी मेरे सौतेले पिता के कहने पर हुई थी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे सौतेले पिता के दोस्त हैं। लेकिन मैं इस शादी को नहीं निभा सकती। मेरे भाई का कहना है कि वो जल्द ही मुझे इस घर से निकाल लेगा और अपने साथ शहर लेकर चला जाएगा। मुझ पर और अत्याचार होता हुआ मेरा भाई नहीं देख सकता और वो मुझे अब एक नई जिंदगी देगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई मेरे लिए ये सब कर रहा है। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तो अपनी भाभी की इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और मैंने उनसे कहा, भाभी प्लीज़ ऐसा मत करो, आप बहुत अच्छी हो। मेरे भैया को शायद आप जैसी मासूम पत्नी नहीं मिल सकती। पता नहीं भैया को क्या हो गया है जो वो आपके साथ इतना गलत बिहेवियर करते हैं। मेरी भाभी ने कहा, तुम्हारे भैया बहुत बुरे हैं, बल्कि तुम्हारे भैया ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार बहुत बुरा है। मुझे तो बस थोड़ी बहुत तुम ही सही लगती हो, लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार बहुत ही बुरा है, जो किसी की बेटी की इज्जत करना नहीं जानते, सिर्फ उस पर अत्याचार ही करना जानते हैं। और तुम्हारे पिता, उनके तो कुछ कहने ही नहीं है, उन्हें तो भगवान ही समझेगा। तुम अभी छोटी हो, इसीलिए तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भाभी की बातें सुनकर के मैं तो हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे मन ही मन में अपने पापा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आज आप मुझे बता ही दो कि रात को आपके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आती हैं और पापा आपके कमरे से बाहर क्यों निकलते हैं। भाभी कहने लगी, अगर तुम ये सब जानना चाहती हो तो कल रात को मेरे साथ मेरे कमरे में छुप जाना और अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लेना जो मेरे साथ किया जाता है। मैंने भाभी की बात मान ली थी और मैं बड़ी बेचैनी के साथ अब रात होने का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही रात हुई तो मैं भाभी के साथ उनके कमरे में चली गई थी और एक कोने में जाकर छुप गई थी। भाभी अपने बेड पर बैठ गई थी, लेकिन मैं भाभी को देखकर बड़ी हैरान थी। भाभी अपने बेड पर इस तरह से बैठी हुई थी जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन बैठी है। मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा था और मैं अपनी जगह पर जाकर छुप गई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था कि तभी अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेरे पापा कमरे के अंदर आ गए थे। पापा ने जल्दी से भाभी का चेहरा छुआ और उनसे कहने लगे कि बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद तुम एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हो।
भाभी ने पापा की तरफ देखा और उनसे कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ससुर जी, आप रोज मेरे साथ ये सब कुछ करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी भाभी पापा के सामने रोने लगी थी तो पापा ने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उन्हें कहा कि तुम्हें भी रोज रोज अपने मुंह पर थप्पड़ खाने की आदत हो गई है। भाभी चीख रही थी और कह रही थी मुझे छोड़ दो, लेकिन ये देखकर तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई थी। मेरे पापा ने भाभी के जो कपड़े थे, कुछ ही पलों में सब कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और फिर मैंने अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लिया जो शायद मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे होश उड़ गए थे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे पापा का एक ऐसा घिनौना रूप भी होगा। मेरे पापा भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? वो तो उनकी बेटी की उम्र की हैं। आखिर ये सब कुछ करते हुए मेरे पापा को शर्म नहीं आई? और तो और इस बारे में मेरे भैया और मेरी मम्मी भी जानते थे। फिर उन्होंने पापा को भाभी के साथ ये सब कुछ करने के लिए कभी रोका क्यों नहीं? और जानबूझकर वो भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपने पिता को इतना बड़ा पाप करते हुए देखकर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था और मैं वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं होश में आई और मैंने वो सब कुछ याद करने की कोशिश की जो मैंने रात को अपनी भाभी और पापा को एक साथ करते देखा था। दरअसल मेरे पापा मेरी भाभी की इज्जत को तार तार कर रहे थे। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पापा और भाभी को पता ही नहीं चला था कि मैं कब बेहोश हो गई, क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे जगाने की कोशिश ही नहीं की। पापा के जाने के बाद भैया कमरे में आ गए थे। सुबह के टाइम पर भैया कमरे से निकल गए थे, तब भाभी ने मुझे जगाया और उन्होंने कहा, देख लिया तुमने कि तुम्हारा पिता कितना बड़ा दरिंदा इंसान है और किस तरह से वो रात को मुझे नोच। इतना कहते ही भाभी एक बार फिर से रोने लगी थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की? भाभी ने कहा, ये सब कुछ तुम अपनी मम्मी से पूछो, मुझसे नहीं। अब मुझे होश आ गया था और मैं अब अपनी भाभी को इतनी परेशानी में नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ लेकर मम्मी पापा के सामने ले आई। बाहर मम्मी पापा भैया बैठे हुए चाय पी रहे थे। मैंने भाभी का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था और अपने पापा से सवाल किया कि आप इतने घिनौने इंसान हैं। जब पापा ने मेरी ये बात सुनी तो वो मुझे घूर कर देखने लगे। मम्मी कहने लगी, बदतमीज लड़की, अपने पिता से किस तरह से बात कर रही हो? मेरे भैया का भी यही हाल था। उन्हें भी मुझ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरी भाभी की आंखों में आंसू थे। मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि खबरदार, अगर जो आप लोगों ने भाभी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की। रात को मैं भी भाभी के कमरे में छुप गई थी और मैंने पापा को वो सब कुछ करते हुए देख लिया है जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने अपने पापा से कहा कि आपको शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? आखिर आपने मेरी भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? आप क्यों रोज उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो? और भैया आप कैसे बेशरम पति हो जिसे अपनी पत्नी की इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे भैया सर झुकाकर मेरी बात को सुन रहे थे। मेरी मम्मी कहने लगी, देखो रचना, तुम अपने काम से काम रखो। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें अभी हमारे गांव के रिवाजों के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता कि ये सब कुछ कितना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी भी तुम्हारी भाभी माँ नहीं बन सकती। मैंने मम्मी से कहा, मुझे बताइए कि भाभी के साथ ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। आज मैं सारी सच्चाई सुनना चाहती हूँ। फिर जो कुछ मेरी मम्मी ने बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी मम्मी पहले तो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थी, और तो और पापा और भैया तो सर झुकाकर खड़े हुए थे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गईं और मुझे बस फिर बताने लगी, तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारा भैया नामर्द है। वो अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे सकता जो एक मर्द देता है। अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई तो हमारी बदनामी होगी। हमारे गांव में शादी के 2-3 महीने के बाद ही लोग पूछने लग जाते हैं कि बहू बच्चा कब पैदा करने वाली है। जिनके यहाँ बहू बच्चा पैदा नहीं करती उन लोगों को तो बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती हैं, और गांव के रिवाज के हिसाब से उन लोगों को कोई अपने घर भी नहीं बुलाता, क्योंकि जिसके घर में वारिस पैदा नहीं हो सकता उनका खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। और सारे गांव वाले उस पूरे परिवार का मजाक बनाते हैं।
जहाँ पर बहू बच्चा पैदा नहीं करती। हमारी बेइज्जती ना हो, इसीलिए तुम्हारे पिता इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द बहू माँ बन जाए, ताकि गांव में हमारी बदनामी ना हो सके। अपनी मम्मी की बात सुनकर मैंने मम्मी से कहा, ये गांव में किस तरह की मनगढ़ंत बातें होने लगी हैं। अगर कोई औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इसमें इज्जत और बेइज्जती वाली कौन सी बात आ गई है। अगर भैया में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग भैया का भी तो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप उनके बदले पापा को भाभी के कमरे में भेज दें। मम्मी कहने लगी, पागल लड़की, इस तरह से हमारे गांव में हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो सकती है। मैंने कहा, मम्मी आप लोग कैसी सोच रखते हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गांव वाले इसी तरह से अपनी सोच को बरकरार रखते रहे तो ऐसे तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाएंगी। मेरी मम्मी कहने लगी, अब इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। मैंने अपनी मम्मी से कहा, देखिए मम्मी, मैं आपके कहने के मुताबिक किसी को नहीं बताऊंगी कुछ भी, लेकिन आप अब भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। अगर भाभी के साथ ये सब कुछ होता रहा तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, और फिर आप लोगों की जो बदनामी होगी उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकती। मेरी मम्मी मेरी इस धमकी पर हैरान रह गई थी। मम्मी कहने लगी कि तुम ऐसा कदम कभी भी मत उठाना। चलो ठीक है, आज से हम तुम्हारी भाभी को सर आंखों पर बिठाकर रखेंगे और तुम्हें कभी किसी शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई थी और मैंने अपने पापा और भैया को भी यही धमकी दी थी, जिसे सुनकर वो दोनों भी बहुत डर गए थे, क्योंकि गांव वालों के लिए लड़की का भाग जाना भी बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो जाती थी। इस बात का मैंने फायदा उठाया था। भैया ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी भाभी को अब कभी तंग नहीं करूंगा। लेकिन मुझे किसी की भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर वाले बहुत पुरानी सोच रखते हैं और उनकी ये सोच हमेशा कायम ही रहेगी। वो एक दिन में ऐसे नहीं बदल सकते। इस हादसे से मेरे दिल में एक डर बैठ गया था कि अगर भाभी अपने घर वापस चली गई या फिर अपने भाई के पास चली गई तो फिर मेरे भैया को कभी उनके जैसी पत्नी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि आजकल तो इतनी मासूम लड़कियां ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हमेशा के लिए अपनी भाभी को अपने पास रख लूं, वो मुझे छोड़कर कभी ना जाएं। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया था और मुझे फिर एक प्लान नजर आने लगा था और मैंने उस पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। मैं भाभी के पास गई और मैंने जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, रचना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारे घर वाले ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी में यही लिखा हुआ था। मैं इस घर में रहते हुए अपनी इज्जत पर और दाग नहीं लगाना चाहती, जहाँ पर मेरा पति ही मेरा रखवाला नहीं है और अपने पिता के साथ मिलकर उसने, छी छी, मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन जो तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ किया है, मैं उसे भी कभी नहीं भूल सकती। इसी वजह से मेरा भाई मुझे कल ही लेकर यहाँ से चला जाएगा। मैंने अपनी भाभी की बात सुनी तो मैं रोने लगी थी। मैंने भाभी से रिक्वेस्ट करने लगी, भाभी प्लीज मेरी बात मान लो, ये सब कुछ मत करो, जो मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं आपकी भलाई के लिए ही ये सब कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने आपके साथ जैसा भी किया है, लेकिन वो हैं तो मेरे पापा ही, और मैं शायद अपने पापा की गलतियों का सुधार करना चाहती हूँ। भाभी कहने लगी, गलतियों का सुधार वहाँ होता है जहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तुम्हारे घर वाले अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। मैंने भाभी से कहा, भाभी प्लीज, अगर आपने मेरी बात मान ली तो मेरी जिंदगी भी सेट हो जाएगी, लेकिन प्लीज आप यहाँ से मत जाओ। भाभी खामोश हो गई थी। अगले दिन भाभी का भाई उन्हें लेने के लिए आ गया था। मैंने भाभी के भाई को रोक लिया और उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो भी मेरी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं जानती थी कि भाभी का भाई अभी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला नहीं है, लेकिन अपने पैरों पर तो खड़ा है, और वो मेरे पापा की तरह ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं है जो वो मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता। पर मुझे ये रिस्क उठाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस तरह से भाभी हमारे पास रह सकेंगी। फिर मैंने जैसे ही भाभी के भाई से ये बात की तो वो हैरान रह गया था और उसने कहा कि नहीं, मैं ये फैसला नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैंने भाभी से कहा, भाभी देखिए,
मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कर रही हूँ। मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और अपने परिवार को भी मैं सबक सिखाना चाहती हूँ। प्लीज़ भाभी, मेरी बात को मान जाओ। भाभी कहने लगी कि मैं ये फैसला नहीं कर सकती। अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है तो अपनी फैमिली से तुम्हें खुद बात करनी होगी। तुम अपने भाई से कहकर देखो। मैंने भाभी की बात मान ली थी और फिर अगले दिन मैंने सारे घर वालों को इकट्ठा किया और उन्हें कह दिया कि मैं भाभी के भाई के साथ शादी करना चाहती हूँ। मेरे सारे घर वाले ये सुनकर शॉक्ड रह गए थे कि अचानक से मुझे क्या हो गया है। मेरे पापा कहने लगे कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। मैंने अपने पापा को धमकी दे दी थी और उनसे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं घर को छोड़कर चली जाऊंगी और आपकी असलियत मैं फिर सबको बता दूंगी। मेरे घर वालों को वैसे भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसीलिए मेरी पूरी फैमिली ने मजबूर होकर मेरा ये रिश्ता पक्का कर दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी और मैंने भाभी से कहा, देखा भाभी, अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर वाले अब आपसे खुश रहेंगे और किसी की भी मजाल नहीं है कि आपकी इज्जत पर कोई उंगली भी उठा सके। वो समझ जाएंगे कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो आपका भाई भी मेरे साथ वही करेगा, इसीलिए वो अब आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। भाभी का भाई पहले तो मुझसे ढंग से बात नहीं करता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन के साथ उसके ससुराल में बहुत बुरा किया गया है, लेकिन वो समझदार था। कुछ दिनों के बाद ही हमारी शादी हो गई थी। मैं अपने बेड पर दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी हुई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे पति कुछ देर के बाद ही कमरे के अंदर आए और कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपना मन बना लिया है और तुम यही समझती हो कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरी बहन के साथ किया गया है, लेकिन तुम मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। मैं औरत की इज्जत करना जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। मुझे अपने पति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा था। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरे भैया, मेरी मम्मी और पापा सभी का बिहेवियर भाभी की तरफ से बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अब कभी भी वो भाभी से मुंह टेढ़ा करके भी बात करते थे तो मैं उनको बता दिया करती थी कि आज मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा को एहसास हो जाता था कि हमने किसी की बेटी के साथ गलत किया तो शायद हमारी बेटी के साथ भी गलत होगा। मैं अपने पेरेंट्स की लाडली बेटी थी, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी तरह की तकलीफ झेलूं। मम्मी पापा ने भाभी के साथ अच्छा बिहेवियर रखना शुरू कर दिया। पापा ने भाभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी और उन्हें कहा था कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। मेरी भाभी ने मम्मी को और पापा को माफ़ कर दिया था। भैया का भी शहर में ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ दिनों बाद गुड न्यूज़ मिली कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। मेरे मायके में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। इधर मेरे ससुराल में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी भाभी अपनी ससुराल में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मेरा लोगों से यही कहना है कि अपनी बहू को अपनी बेटियों की तरह समझें और उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें। भगवान सब कुछ देख रहा है। जैसा आप किसी की बेटी के साथ करते हो, ऐसा आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए भगवान से डरिए और बहू को अपनी बेटी की तरह ही समझिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।